दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है मकड़ी रानी और नौलखा हार पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मकड़ी रानी का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उधर डॉक्टर पूनम टीवी स्क्रीन पर सुबोध की इस हरकत को देख रही थी। वह सुबोध और अज्ञात बॉस के बीच हुए वार्तालाप का एक एक शब्द सुन चुकी थी। ओह, तो यह बात है। अज्ञात बॉस द्वारा भेजे गए जाली नोटों के ब्लॉकों को आदान प्रदान नौलखियार के साथ कल सुबह पुराने किले पर होगा। इन बातों से यह भी स्पष्ट है कि टाइगर और अज्ञात बॉस के अलावा कोई तीसरा भी इस डील में दिलचस्पी ले रहा है। ओह, अतः इन शैतानों के चेहरे से नकाब उतारने के लिए मेरा मौके पर उपस्थित रहना जरूरी हो गया है। इस निश्चय पर पहुंचते डॉक्टर पूनम उस कक्ष से बाहर निकल गई। फिर 10 बजे डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी के वेश में पुराने किले पर जा पहुंची। यही जगह ठीक है, यहाँ से मैं अपने चेयर और दूर दूर तक नजर रख सकती हूँ। अब मुझे उन लोगों के यहाँ पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मकड़ी रानी को ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। ओह, नीले सूट वाला तो यहाँ पहुंच गया। साजिश ने सुबह से जाली नोटों के ब्लॉक छीनकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। तभी किसी वाहन के रुकने की आवाज सुन मकड़ी रानी की निगाहें विपरीत दिशा में घूम गई। वो तो टाइगर का आदमी भी 9 लाख हार लेकर यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जानता। उधर टाइगर का आदमी जैसे नीले छूट वाले के समीप पहुंचा। हार लायो, हम अमानत में खयानत नहीं करते। भरोसा नहीं है तो खोलकर तसल्ली कर लो। और फिर आपस में ब्रीफकेस बदलते ही नीले छूट वाला उसी दिशा में लौट पड़ा जिधर से आया था। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर गया था कि एक आग जोरदार धमाका हुआ और नीले छूट वाले व्यक्ति के शरीर के चीथड़े हवा में बिखर गए। धड़ाम। टाइगर से दुश्मनी लेने वाले का यही अंजाम होता है। हा हा हा। फिर वह व्यक्ति जैसी वापसी के लिए मुड़ा, मकड़ी रानी का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय हो उठा। नीले सूट वाले का खेल खत्म हो चुका है। अब टाइगर के अड्डे तक पहुंचने के लिए मुझे उसके आदमी का पीछा करना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते ही मकड़ी रानी ने अपनी कार तक का फासला तेजी से तय किया। फिर थोड़ी देर बाद मकड़ी रानी बराबर का फासला बनाए हुए बड़ी सावधानी से टाइगर के आदमी की कार का पीछा कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद आगे वाली कार को एक विशाल कोठी के गेट के अंदर दाखिल होते देख मकड़ी रानी ने अपनी कार कुछ फासले पर ही रोक दी। होना टाइगर का अड्डा इसी कोठी में मौजूद है। अतः कोठी में दाखिल होने से पहले मुझे इंस्पेक्टर तारकुंडे को इस जगह की जानकारी दे देनी चाहिए। अगले पल मकड़ी रानी कार में फिट फोन पर इंस्पेक्टर तारकुंडे से संबंध स्थापित कर बोली। इंस्पेक्टर तारकुंडे, अगर तुम 9 लाख के लुटेरों और तस्करों के एक कुख्यात गिरोह को रंगे हाथों पर दबोचना चाहते हो तो दल बल सहित मेरे बताए पते पर पहुंचाओ। मकड़ी रानी, तुम हुक्म दो और मैं ना पहुंचूं? ऐसा भला कभी हो सकता है? बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो तारकुंडे, पता नोट करो। पता नोट करवाने के बाद मकड़ी रानी ने संबंध विच्छेद कर दिया और कार को ड्राइव करती हुई इमारत के पिछवाड़े ले गई। फिर एक सुरक्षित स्थान पर कार खड़ी कर वह 4 दीवारी फांद इमारत के पिछवाड़े उस स्थान पर पहुंच गई जहां से एक पाइप छत तक गया हुआ था। मकड़ी रानी ने तुरंत आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया, फिर बंदर की सी फुर्ती से पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। छत पर पहुंचे मकड़ी रानी ने एक बार फिर स्थिति का जायजा लिया। फिर छत से नीचे की ओर जा रही सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरने लगी। सीढ़ियां तय करती मकड़ी रानी जल्दी से इमारत के निचले भाग में स्थित गैलरी में पहुंच गई। गैलरी सुनसान पड़ी थी, अतः वह दबे कदमों से एक और बढ़ने लगी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर गई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मकड़ी रानी के सामने आ खड़ा हुआ। मकड़ी रानी को देख वह चौंक कर बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। कहने के साथ ही मकड़ी रानी की लात चल गई। तड़ाक। ओह! गंजा व्यक्ति उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन गिरते वह उछलकर खड़ा हो गया और पागल भैंसे के समान डकारता हुआ मकड़ी रानी की ओर लपका। परंतु मकड़ी रानी सतर्क थी। ओए! फिर मकड़ी रानी गंजे को घसीटती हुई कमरे के अंदर ले गई और उसे किसी गुड्डे की तरह उठाकर फर्श पर दे मारा। ओह! और इससे पहले कि वह संभल पाता, मकड़ी रानी गंजे व्यक्ति को अपनी बांह के शिकंजे में कसती हुई घुराई। बता, टाइगर कहाँ है, वरना एक झटके में तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ डालूंगी। मैं नहीं जानता।
गंजे व्यक्ति का उत्तर सुन मकड़ी रानी की बाँ का कसाव जैसे ही उसकी गर्दन पर बढ़ा। वह गिगिया उठा। मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, बताओ जल्दी। और फिर वह गंजा बिना किसी आनाकानी के टाइगर के खुफिया रास्तों के बारे में सब कुछ बताता चला गया। पूर्ण जानकारी हासिल करते मकड़ी रानी का हाथ पूरी ताकत से गंजे व्यक्ति की कनपट्टी से टकराया। तड़ाक। ओह। दूसरे पल गंजा व्यक्ति फर्श पर बेसुध पड़ा था और मकड़ी रानी दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी। अब मुझे टाइगर की खबर लेनी चाहिए। उधर इमारत के तहखाने में टाइगर हमारे दुश्मन का सफाया हो चुका है और नोटों का ब्लॉक भी हमारे कब्जे में आ चुका है। गुड शेरा। तभी कुछ ख्याल आते टाइगर संजीदा स्वर में बोला। वे कितने आदमी थे? वह अकेला था बॉस। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारा पीछा नहीं किया गया है? हाँ टाइगर। फिर तो मैं अब किसी भी से कोई खतरा नहीं था। अब हम बेधड़क होकर इतने इतने नोट छापेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। हा हा हा। तभी टाइगर की हंसी को चीरती हुई मकड़ी रानी की आवाज वातावरण में गूंज उठी। तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे टाइगर। तो कौन? मकड़ी रानी तुम यहाँ? हाँ मैं। और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? हा हा हा। तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मकड़ी रानी। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तुमसे पहले भी कई अपराधी इस गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं टाइगर, और उनका जो असर हुआ वह तुम्हें अवश्य मालूम होगा। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा यह तुम नहीं जानती। तत्पश्चात टाइगर ने तुरंत अपने आदमियों को मकड़ी रानी पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे डाला। गोलियां चली भी, लेकिन वे मकड़ी रानी के सिर से टकराकर मिट्टी के ढेले की तरह फर्श पर गिरती जा रही थी। टाइगर अभी वह गोली बनी ही नहीं जो मकड़ी रानी का सीना चीर सके। टिट टिट टिट। अब अगर तुम अपना बचाव कर सको तो कर लो। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने अपनी बेल्ट पर लगा बटन दबा दिया। दूसरे पल जुम आई। सर। आई। इधर मकड़ी रानी को टाइगर की तरफ बढ़ते देख शेरा जैसे उस पर झपटा। मकड़ी रानी का फुलादी गुस्सा उसके जबड़े से टकराया। झुम। आह। शेरा की दुर्दशा देख टाइगर अपने अंगरक्षकों को आदेश देता हुआ गरजा। देख क्या रहे हो, टूट पड़ो ये, या किसी भी हालत में यहाँ से बचकर न जाने पाए। यस टाइगर। दूसरे पल दोनों अंगरक्षक मकड़ी रानी पर झपट पड़े, लेकिन मकड़ी रानी सतर्क थी। झुम तड़ाक। आई। इधर मकड़ी रानी दोनों अंगरक्षकों को लात गुस्सों पर रखे हुए थी। उधर टाइगर की नजरें ब्लॉकों के ब्रीफकेस पर जा जमी। यही मौका है, मुझे ब्लॉक लेकर चंपत हो जाना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते टाइगर तेज से आगे बढ़ा और ब्रीफकेस उठाकर द्वार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी टाइगर हॉल से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि अचानक, सुबह अली तुम, यह क्या बेहूदगी है? लगता बहुत जल्दी में हो। तुम नहीं जानते मकड़ी रानी हमारे इस अड्डे तक पहुंच चुकी है, और तब हमारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो समझा। मकड़ी रानी के बैसे तुम दिब्बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग रहे हो। बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं टाइगर, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक वह 9 लाख मेरे वाले नहीं कर देते। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा दिमाग तो ठिकाने पर टाइगर, पर लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर मुझे ही करना पड़ेगा। इससे पहले कि मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दे, वह हार मेरे वाले कर दो। उस हार के लिए मैं अपने एक साथी को खो चुका हूँ। ओ तो यह बात है। हाँ, अब तो तुम समझ ही चुके होगे कि उस हार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नीच कमीने धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी जान की फिक्र करो टाइगर। कहने के साथ ही प्रिंस और सुबहान अली ने गोली चला दी। जुम। लेकिन टाइगर सतर्क था। अपना बचाव करते हुए टाइगर ने हाथ में थमा ब्रीफकेस सुबहान अली की तरफ उछाल दिया। सुबहान अली स्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः चोट खा गया। तड़ाक। आह। फिर इससे पहले कि सुबहान अली रिवॉल्वर उठाने की कोशिश करता, टाइगर चीते की सी फुर्ती से उस पर झपट पड़ा। अगले पल दोनों आपस में गुथे हुए फरस पर लुढ़कनी खाते चले गए। टाइगर की शक्ति के सामने सुबहान अली ज्यादा देर टिक न सका। अचानक टाइगर ने सुबहान अली को हवा में उछाल दिया। सुबहान अली का शरीर जैसे फर्श पर गिरा, उसके मुंह से निकलने वाली दर्दनाक चीख से वातावरण कांप उठा। अये। उधर टाइगर ने फुर्ती से ब्रीफकेस अपने कब्जे में लिया और दौड़ पड़ा।
लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि सुबहान अली के हाथ में रिवॉल्वर पहुंच चुका है। भागकर कहाँ जाएगा टाइगर के बच्चे। अपनी इस गफलत का मुआवजा उसे तुरंत ही भुगतना पड़ा। धौएं। ओह। गोली लगते ही टाइगर फर्श पर ढेर हो गया। तब प्रिंस उर्फ सुबहान अली मर्द टाइगर के निकट पहुंचा और नौलखा टाइगर की जेब से निकाल अट्ठास कर उठा। हा हा हा। अब 9 लाख की नहीं, नोटों के ब्लॉक की भी मैं अच्छी कीमत वसूल करूंगा। फिर वह जैसे ब्रीफकेस उठाने के लिए झुका, मकड़ी रानी के पैर की ठोकर उसी कमर पर पड़ी। तड़ाक। आह। सुबहान अली छिटक कर दूर जा गिरा। फिर मकड़ी रानी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। तड़ाक। आई। मकड़ी रानी के शक्तिशाली प्रहारों ने सुबहान अली के होश उड़ा दिए। तभी आते हुए भारी बूटा की आवाज सुन मकड़ी रानी चौकी। ठक ठक ठक। ओ, शायद तारकुंडे अपने दल सहित यहाँ पहुंच गया है। तब उसके यहाँ पहुंचने से पहले मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। और फिर मकड़ी रानी वहां एक पल भी नहीं रुकी। उसके जाने के कुछ ही क्षणों उपरांत इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल सहित वहां आ पहुंचा। वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात ठग सुबहान अली, मैं तुम्हारे बाहर खड़े साथियों को तो पहले ही हिरासत में ले चुका हूँ, अब तुम भी मेरे हाथ आ गए। तत्पश्चात इंस्पेक्टर तारकुंडे ने फर्श पर पड़े 9 लाख व ब्रीफकेस को अपने कब्जे में लेने के बाद सुबहान अली को भी हिरासत में ले लिया। फिर इमारत की तलाशी लेने के बाद उसने टाइगर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इमारत को सील कर टाइगर के बोए साथियों और सुबहान अली को साथ ले स्वयं भी अपने दल बल सहित वहां से चल पड़ा। लेकिन राह में कई प्रश्न रह रहकर उसके मन मस्ती को कुरेद जाते थे। आखिर सुबहान अली और अन्य लोगों को बेहोश किसने किसने किया? क्या मकड़ी रानी यहाँ आई थी? अगर आई थी तो फिर गायब कहाँ हो गई? परंतु इंस्पेक्टर तारकुंडे को अपने मस्तिष्क में उठ रहे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। समाप्त। दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।